हाय ऑल, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट जो है नेगेटिव लिस्ट। फ्रेंड्स, नेगेटिव लिस्ट क्या होता है ये हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। हमने ये पढ़ा था दैट नेगेटिव लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस विच आर नीदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, मतलब इस लिस्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं वो सभी के सभी ट्रांजैक्शन, वो सभी के सभी जो कैटेगरीज हैं उनको ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और कोई ट्रांजैक्शन टैक्सेबल कब होता है? जब सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस होता है तब। मतलब नेगेटिव लिस्ट में जो ट्रांजैक्शन दिए गए हैं वो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन दिए गए हैं वो टैक्सेबल नहीं है। हमने ये भी समझा था कि नेगेटिव लिस्ट एग्जेम्पशन लिस्ट से अलग कैसे है। हमने ये सीखा था कि जो एग्जेम्पशन लिस्ट होती है उसमें अगर कोई चेंजेस लाने हैं, मतलब किसी ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट बनाना हो या एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल बनाना हो, तो गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट खुद या फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद उसको टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट या एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल बना सकती है। ठीक है, बाय अमेंडिंग द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। ठीक है, जो एग्जेम्पशन लिस्ट दी गई है उस लिस्ट को अमेंड करके टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट या एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल रूलिंग गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद बना सकती है। फाइन। लेकिन जो नेगेटिव लिस्ट में ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं वो सभी ट्रांजैक्शन कैसे हैं? परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं, और इनमें दिए गए सभी ट्रांजैक्शंस में से किसी को भी अगर आपको टैक्सेबल बनाना है तो यू नीड अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट अकेले ये काम नहीं कर सकती। पार्लियामेंट में क्या चाहिए? मेजॉरिटी चाहिए, तभी क्या बना पाएंगे नेगेटिव लिस्ट वाले ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल। ठीक है, तो इस तरीके से नेगेटिव लिस्ट जो एग्जेम्पशन लिस्ट है उससे अलग है। फाइन। तो एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन इस लिस्ट में दिए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। मतलब एम्प्लॉय ने किसको सर्विस दी? एम्प्लॉयर को सर्विस दी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो क्या होगा ये ट्रांजैक्शन नेगेटिव लिस्ट में? मतलब आप जो अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हो उस पे जीएसटी लगेगा नहीं। आपका एम्प्लॉय जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड हो तो उस पे जीएसटी लगता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज एन अकाउंट्स ऑफिसर इन द बी लिमिटेड। ठीक है, तो बी लिमिटेड जो सैलरी देगा मिस्टर ए को उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है? मिस्टर ए इज अ टैक्स कंसल्टेंट ऑफ बी लिमिटेड। तो टैक्स कंसल्टेंट है तो वो इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए उसका टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, ठीक है, उसको अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, उसको टैक्स एडवाइजरी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो सभी सर्विसेज जो टैक्स कंसल्टेंट प्रोवाइड कर रहा है बी लिमिटेड को, वो क्या इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि मिस्टर ए क्या है? मिस्टर ए इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है। ठीक है, वो बी लिमिटेड में जॉब नहीं करता है। उसकी जो भी एक्टिविटीज है, ठीक है, उसको बी लिमिटेड कंट्रोल नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि क्या है, मिस्टर ए इंडिपेंडेंट है और वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बी लिमिटेड को। तो ये ट्रांजैक्शन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस पे क्या सर्विस टैक्स, इस पे क्या जीएसटी लगेगा? इस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो उस पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो उस पे जीएसटी लगेगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर ट्रीटेबल एज
amount paid in relation to the services provided by the employee to the employer in the course of employment. मतलब मिस्टर ए क्या है? एम्प्लॉय, ठीक है, और बी लिमिटेड कौन है? एम्प्लॉयर. बी लिमिटेड को अब मिस्टर ए की जरूरत नहीं है, तो बी लिमिटेड ने मिस्टर ए के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, कि यू हैव टू बी इन एम्प्लॉयमेंट विद अस कंपल्सरीली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. लेकिन 18 months हुए और अब बी लिमिटेड को मिस्टर ए की जरूरत नहीं है, तो बी लिमिटेड ने क्या कहा? आप 3 लाख रुपए ले लो, ठीक है, और कल से आप जॉब पे मत आना. ठीक है, 3 लाख रुपए क्यों दिए? एज अ कंपेंसेशन. उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्या थी कि मिस्टर ए को बी लिमिटेड के साथ कंपल्सरीली 2 years रहना है एम्प्लॉयमेंट में. लेकिन अब बी लिमिटेड को मिस्टर ए की जरूरत नहीं है, तो उसको क्या करेगा? वो कंपेंसेशन पे करेगा. कितना पे कर रहा है? 3 लाख रुपए. तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज these are the services provided by Mr. A to B Limited in the course of employment. Mr. A अगर B Limited में 6 महीने और काम करता, उसको कितना पीरियड हो गया था काम करते हुए? 18 months. कॉन्ट्रैक्ट कितने मंथ्स का था? 24 months का. अगर 6 महीने और काम करता तो मिस्टर ए को बी लिमिटेड से 8 लाख रुपए सैलरी मिलती. उसकी जगह मिस्टर ए कितने में मान गया? केवल 3 लाख रुपए में, और जॉब छोड़ के चला गया. तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की मिस्टर ए ने मिस्टर ए ने बी लिमिटेड को, और बी लिमिटेड ने उसको जो कंसिडरेशन दिया 3 लाख रुपए, वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? तो यही लिखा है यहां पे, अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, जो कि हमारे केस में था मिस्टर ए, फ्रॉम द एम्प्लॉयर, मतलब बी लिमिटेड, ऑन प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड क्या था? 24 months, लेकिन टर्मिनेट कितने में किया? 8 months में. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर ट्रीटेबल एज अमाउंट्स पेड इन रिलेशन टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. क्या माना जाएगा इसको? सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि ये क्या है? ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड अंडर नेगेटिव लिस्ट. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कैजुअल वर्कर टू द एम्प्लॉयर who gives wages on daily basis to the worker are services provided by the worker in the course of employment. कोई बंदा किसी के यहां डेली वेजेस पे काम करता है, ठीक है, मजदूर है, डेली वेजेस पे काम करता है. तो जो डेली वेजेस पे काम करता है बंदा, उसको भी क्या माना जाएगा? सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉयर को, क्या माना जाएगा? उसको सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. Casual workers employed by a construction contractor for execution of a building contract for him are services in the course of employment. ठीक है, आपने किसी को बिल्डिंग बनाने का काम दिया, ठीक है, तो आपने जिसको काम दिया वो आपके लिए क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है. तो वो जो भी बिलिंग करेगा उस पर टैक्स लगाएगा. लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ बंदे हायर कर रखे हैं बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो जो कॉन्ट्रैक्टर ने जो बंदे हायर कर रखे हैं वो क्या होंगे? उसके एम्प्लॉइज. उनको वो क्या पे करता है? डेली वेजेस. तो जो बंदे कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम कर रहे हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा. ठीक है. सिमिलरली कैजुअल वर्कर्स employed by a security services agency for provision of security services to a client are also services in the course of employment. मतलब जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक कंपनी है ए लिमिटेड,
जो क्या है, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मतलब किसी भी फैक्ट्री को या किसी को भी शॉप के लिए, फैक्ट्री के लिए या घर के लिए कोई भी होमगार्ड चाहिए, ठीक है, या सिक्योरिटी सर्विसेज अवेल करनी है, तो वो क्या करेगा, ए लिमिटेड को कांटेक्ट करेगा, और ए लिमिट जो कि एक सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी है, वो एक सिक्योरिटी गार्ड उसको उसके घर पे या उसके शॉप पे या वॉट एवर प्लेस जहां पे सिक्योरिटी पर्सोनेल की रिक्वायरमेंट है, वहां पे उस सिक्योरिटी पर्सोनेल को वो भेज देगा और मंथली अमाउंट चार्ज करेगा। तो मान लीजिए बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड को सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है और ए लिमिटेड सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड की रिक्वेस्ट पे सिक्योरिटी पर्सोनेल लगवा दिया, ठीक है, और कितना चार्ज किया, 10,000 पर मंथ। ए लिमिटेड ने किससे चार्ज किया, बी लिमिटेड से 10,000 पर मंथ। तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा, इस पे जीएसटी लगेगा। लेकिन बी लिमिटेड ने जो पर्सनल या वर्कर्स हायर कर रखे हैं टू प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज, वो क्या माने जाएंगे, ए लिमिटेड के एम्प्लॉय माने जाएंगे, ठीक है। तो ए लिमिटेड ने जो बंदे हायर कर रखे हैं सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, है ना, कि मिस्टर सी को बी लिमिटेड में लगाएंगे, मिस्टर डी को ए लिमिटेड में लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो भी उसने पर्सनल हायर कर रखे हैं अलग अलग जगह पे सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, वो सभी पर्सनल क्या माने जाएंगे, ए लिमिटेड के एम्प्लॉयज माने जाएंगे। और इनको वो जो भी पे करे, सैलरी पे करे चाहे डेली वेजेस पे करे, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो पा रहा है, फाइन। सो ओनली द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर in the course of employment are outside the ambit of supply, ठीक है। in the course of employment है तो क्या होगा, outside the ambit of supply. However, services provided outside the ambit of employment for a consideration would qualify as supply. मतलब अगर employer employee relationship नहीं है तो क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। नेगेटिव लिस्ट में क्या है, employer employee relationship होना चाहिए and services should be provided in the course of employment. For example, services provided on contract basis by a person to another on principal to principal basis are not services provided in the course of employment. Principal to principal basis मतलब हमने वो टैक्स कंसल्टेंट वाला एग्जांपल देखा, उसमें दोनों क्या है, बी लिमिटेड जो कंपनी थी वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट, और जो पर्सनल खुद क्या है, और जो टैक्स कंसल्टेंट खुद है वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट। तो क्या हुआ, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस सप्लाई हुआ, तो वो क्या इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मिस्टर ए एम्प्लॉय है और बी लिमिटेड का, और मिस्टर ए को सैलरी मिलती है बी लिमिटेड से, तो क्या ये ट्रांजैक्शन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ, ये ट्रांजैक्शन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन है अंडर नेगेटिव लिस्ट। फाइन। एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर नॉट ज्वाइनिंग अ कंपीटिंग बिजनेस इज पेड फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ फोरबियरेंस टू एक्ट and cannot be considered for providing the services in the course of employment. मतलब B लिमिटेड है, उसने मिस्टर ए जो उसका एम्प्लॉय था, ठीक है, उसको क्या किया, टर्मिनेट कर दिया, फाइन, और उससे कहा कि तुम सी लिमिटेड को, जो कि क्या है, सी लिमिटेड क्या है, बी लिमिटेड का कॉम्पिटिटर है, ठीक है, तुम सी लिमिटेड को ज्वाइन नहीं करोगे, ठीक है। मिस्टर ए कैन नॉट ज्वाइन सी लिमिटेड, और सी लिमिटेड ना ज्वाइन करने के लिए बी लिमिटेड ने मिस्टर ए को दिए 10 लाख रुपए। तो क्या इस केस में जीएसटी लगेगा, इस केस में जीएसटी लगेगा। इस 10 लाख रुपए पे जीएसटी चार्ज करना होगा और गवर्नमेंट को पे करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है। मिस्टर ए जो है वो सी लिमिटेड को ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो
ये जो ट्रांजैक्शन इसको हम कहेंगे फोरबियरेंस ऑफ एन एक्ट, फोरबियरेंस टू एक्ट, जो कि हमने पढ़ा था कंसिडरेशन की डेफिनेशन में। और फोरबियरेंस टू एक्ट के लिए जो कंसिडरेशन है उस पर जीएसटी पे करना पड़ता है और उसको क्या माना जाता है, टैक्सेबल ट्रांजैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक चीज सोचने वाली ये है कि मिस्टर बी कौन है, एम्प्लॉयर है, और एम्प्लॉय कौन है, मिस्टर ए। ठीक है, तो पैसे किसने दिए, बी ने ए को दिए, बी लिमिटेड ने ए को दिए फॉर नॉट ज्वाइनिंग सी लिमिटेड। तो अब ए लिमिटेड, मिस्टर ए को 10 लाख रुपए मिले बी लिमिटेड से, तो उस पर जीएसटी लगेगा ऐसा हमने समझा। लेकिन इसके लिए मिस्टर ए का रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर रजिस्टर्ड होगा तभी तो मिस्टर ए मिस्टर बी से 10 लाख प्लस जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। रजिस्टर्ड नहीं होगा तो इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स कैसे लगेगा? समझ आ रहा है फ्रेंड्स? तो मिस्टर ए का क्या होना जरूरी है, रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर इस केस में 25 लाख मिले होते, ठीक है, इस केस में कितने मिले होते, बी लिमिटेड ने मिस्टर ए को कितने दिए होते, मान लीजिए 25 लाख रुपए, तो क्या ये 20 लाख से ज्यादा है? तो क्या मिस्टर ए के लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है? रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। और इस केस में 25 लाख प्लस जीएसटी में से जो जीएसटी पोर्शन है ये मिस्टर ए किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। कलेक्ट किससे करेगा, बी लिमिटेड से कलेक्ट करेगा। किस चीज के, फॉर फोरबियरेंस ऑफ एन एक्ट, मतलब सी लिमिटेड नहीं ज्वाइन करने के लिए जो पैसे लिए उस पे जो जीएसटी लगेगा वो मिस्टर ए किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। फाइन, क्लियर? तो ये था हमारा कैटेगरी 1 ऑफ नेगेटिव लिस्ट। नंबर 2 पे चलते हैं। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एंड द टर्म कोर्ट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इनसे आप कोई भी सर्विसेज लेते हैं, उनको कंसिडरेशन पे करते हैं, तो उस पर क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि दीज आर द सर्विसेज मेंशन्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट। थर्ड, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एमपी, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एंड मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के जो भी मेंबर्स हैं, ये जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उसके लिए उनको गवर्नमेंट से जो भी पेमेंट मिलता है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परस्यूएंस ऑफ अ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इफ अ पर्सन होल्ड्स एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मतलब सपोज ही इज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, सीएनएजी आपने पढ़ा होगा ऑडिट में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, स्पीकर है लोकसभा का, और उसके लिए उसको गवर्नमेंट से कोई भी पेमेंट मिलता है, ठीक है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, ड्यूटीज परफॉर्म बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन। ठीक है, तो ये सभी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो भी ड्यूटीज ये लोग परफॉर्म करेंगे और उससे उनको जो भी कंसिडरेशन मिलेगा गवर्नमेंट से, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सी, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और अ मेंबर और अ डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सो बॉडीज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ठीक है, आरबीआई मान लीजिए, या एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर जीआईडीसी मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसी जो भी बॉडीज है एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इनके सबके क्या है, अपने अपने फंक्शंस है। जैसे मान लीजिए आरबीआई का फंक्शन क्या है, टू रेगुलेट बैंकिंग एज वेल एज अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स, ठीक है। एफएसएसआई क्या करता है, वो रेगुलेट करता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ठीक है, कि वो क्या हो, फॉर सेफ फॉर पब्लिक कंजम्पशन। जीआईडीसी क्या करता है, इट विल इंश्योर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द स्टेट, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग बॉडीज होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करती है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और इनके क्या होते हैं, सभी के अलग अलग
फंक्शंस। तो इनके जो भी चेयरपर्सन या मेंबर या डायरेक्टर्स होते हैं, उनको जो भी फीस पे की जाती है उस पे टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि दिस ट्रांजैक्शन इज मेंशन्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट। फाइन। सर्विसेज ऑफ फनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम और मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। सो ये सारी वो सर्विसेज है व्हेन अ पर्सन डाइज, तो ये सभी सर्विसेज अवेल की जाती है, ठीक है, और इनमें से किसी भी सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2 हमारा पढ़ना बाकी था और हमने ये डिसाइड किया था कि जब नेगेटिव लिस्ट में ट्रांजैक्शन आएगा सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग का, तब हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2 क्या है। तो लैंड ये कहां दिया है? नेगेटिव लिस्ट में। और लैंड क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है, तो इस पे जीएसटी नहीं लगता है। फाइन। बिल्डिंग, फ्रेंड्स बिल्डिंग के केस में आपने देखा बिल्डिंग भी दिया है नेगेटिव लिस्ट में, लेकिन क्या बोला है? सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2। तो पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 क्या कहता है? अगर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे या फिर कंस्ट्रक्शन खत्म होने से पहले, ठीक है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और बिफोर रिसीविंग बिल्डिंग यूसेज परमिशन, ठीक है, कंसिडरेशन रिसीव्ड। अगर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे या फिर यूसेज परमिशन रिसीव होने से पहले अगर कंसिडरेशन रिसीव करता है, कौन? बिल्डर। कंसिडरेशन रिसीव्ड, यस, तो उस पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर कंसिडरेशन कब मिला? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद, बिल्डिंग यूसेज परमिशन मिलने के बाद अगर कंसिडरेशन मिला, तो उसको हम लेंगे सेल ऑफ बिल्डिंग, उसको हम बोलेंगे सेल ऑफ बिल्डिंग, और उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये कहां दिया है? नेगेटिव लिस्ट में। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? एक बार पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 रीड करते हैं, उसके बाद हम इसको फिर से देखेंगे। सो दिस इज पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2, ठीक है। Construction of complex building, civil structure, etc. Construction of complex building, civil structure or a part thereof, including a complex or a building intended for sale to a buyer, wholly or partly, except where entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority, or after its first occupation, whichever is earlier. क्या बोला है? अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही अगर कंसिडरेशन पे हो जा रहा है, ठीक है, आपका क्या काम है? सेल ऑफ बिल्डिंग का, तो आप क्या करें? बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन। तो जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने पे मिलता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही अगर आपको कंसिडरेशन मिल जा रहा है, तो उस केस में जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर आपको कंसिडरेशन मिलता है, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जांपल देखते हैं। राठी बिल्डर्स हैज कंस्ट्रक्टेड इंडिविजुअल रेसिडेंशियल यूनिट्स फॉर अग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 1.2 करोड़ पर यूनिट, ठीक है। उसने क्या किया? कंस्ट्रक्ट किए इंडिविजुअल रेसिडेंशियल यूनिट्स और प्राइस क्या रखा? 1.2 करोड़ पर यूनिट।
90 lakhs per unit were received before issuance of completion certificate by the competent authority and the balance after completion. क्या बोला है? 1,20,00,000 में से 90 लाख कब आए? कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होने से पहले, और 30 लाख कब आए? कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होने के बाद. तो जो 1,20,00,000 है उसमें से 90 लाख और 0.3 CR मतलब 30 लाख, ठीक है, क्या होगा? इस पे टैक्स लगेगा. और ये जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद मिले 30 लाख रुपीस, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये कहां पे दिया है? नेगेटिव लिस्ट में. ठीक है फ्रेंड्स, और इसको क्या मानेंगे हम? सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है, यहां पे क्या दिया है? इसको क्या मानेंगे हम? सप्लाई ऑफ सर्विस. अगर आपको कंसिडरेशन कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही मिल गया है तो, और जितना कंसिडरेशन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको जितना भी पेमेंट आया है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा. उसको क्या मानेंगे हम? सेल ऑफ बिल्डिंग. फाइन. और नेगेटिव लिस्ट के अंदर क्या दिया है? सेल ऑफ लैंड, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा. एंड सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2, मतलब जो पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 हमने अभी पढ़ा, सेल ऑफ बिल्डिंग. तो सेल ऑफ बिल्डिंग पे भी जीएसटी नहीं लगेगा अगर जो कंसिडरेशन है वो आफ्टर रिसिप्ट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है तो. बिफोर रिसिप्ट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर कंसिडरेशन मिला है तो उस पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग. एक्शनेबल क्लेम मतलब मैंने आपको समझाया था, एक्शनेबल क्लेम इज राइट टू रिसीव. रेंट का अगर एरियर्स है तो योर राइट टू रिसीव द रेंट इज योर एक्शनेबल क्लेम. आपको अगर इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस मनी क्लेम करना है तो दैट इज योर एक्शनेबल क्लेम. ठीक है, तो एक्शनेबल क्लेम को किस में इंक्लूड किया गया था? गुड्स की डेफिनेशन में, कि एक्शनेबल क्लेम इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, एंड उस पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा. लेकिन नेगेटिव लिस्ट में क्या बोला है? एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, इन पे जीएसटी नहीं लगेगा. ठीक है, तो मतलब जीएसटी किस पे लगेगा? केवल लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग पे जीएसटी लगेगा. और लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग के अलावा जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं उन पे जीएसटी नहीं लगेगा. ठीक है, रीड करते हैं. एक्शनेबल क्लेम्स आर स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स under section 2 subsection 52 of CGST Act. However, this para of schedule 3 specifically excludes actionable claims other than lottery, betting and gambling from the ambit of definition of supply. मतलब लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग के अलावा जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं उन पे जीएसटी नहीं लगेगा. Co-joint reading of said provision implies that only lottery, betting and gambling are treated as supply. All other actionable claims are outside the ambit of definition of supply. Some of examples of actionable claim are right to recover insurance money, claim for arrears of rent, claim for future rents, unsecured loan, unsecured debentures. ये सभी क्या है? Examples actionable claim के. Bills of exchange, promissory note. लेकिन क्या इन सब पे टैक्स लगेगा? इन सब पे जीएसटी नहीं लगेगा. लेकिन अगर आप कोई लॉटरी का अमाउंट जीते तो राइट टू रिसीव द लॉटरी अमाउंट इज योर एक्शनेबल क्लेम एंड दैट टू इट इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी. ठीक है, पैरा 7. सो फ्रेंड्स, पैरा 7 क्या कहता है? देयर आर सर्टेन फंक्शंस entrusted to a panchayat and to a municipality under article 243G of the constitution or article 243W of the constitution. तो ये कौन से फंक्शंस है जो इन पे इंटरेस्टेड है? फॉर एग्जाम्पल रोड्स एंड ब्रिजेस, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, फायर सर्विसेज, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, और ऐसी कई सारी सर्विसेज है दैट आर मेंशन्ड अंडर 243G एंड 243W ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इन सर्विसेज को वैसे तो कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारे लिए कौन प्रोवाइड कर रहा है? पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी.
ठीक है, हमारे हिसाब से ये सर्विस हमको कौन प्रोवाइड करता है, पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटी। लेकिन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी इसमें से कई सारी सर्विस क्या करती है, आउटसोर्स करती है। मान लीजिए रोड बनाने का काम किसी को आउटसोर्स कर दिया, ब्रिज बनाने का काम किसी को आउटसोर्स कर दिया, ठीक है। तो जिस कंपनी को आउटसोर्स कर दिया, मान लीजिए एक्स लिमिटेड को आउटसोर्स किया, तो एक्स लिमिटेड को कुछ पैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से लेने पड़ेंगे। एक्स लिमिटेड क्या करेगा, कुछ पैसे लेगा पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी से एज अ कंसिडरेशन फॉर द आउटसोर्स्ड वर्क। तो जो पैसे एक्स लिमिटेड लेगा पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी से, मान लीजिए 50 लाख रुपए लिए, तो इस 50 लाख पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? क्या है, फंक्शंस एंट्रस्टेड टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, जिसमें क्या है, रोड्स, ब्रिजेस, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, एटसेट्रा। इन सर्विसेज में से कुछ सर्विसेज क्या करते हैं ये लोग, आउटसोर्स करते हैं। किसी कंपनी को रोड बनाने का काम दे दिया, किसी को ब्रिज बनाने का काम दे दिया, और इन सर्विसेज के लिए ये जो कंपनीज हैं जो भी कंसिडरेशन चार्ज करेंगी उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, रीड करते हैं। Government is empowered to notify certain activities undertaken by central government, state government or local authority. Local authority मतलब पंचायत, municipality, in which they are engaged as public authorities, which shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services. ठीक है, जिसमें central government, state government या local authority क्या है, they are engaged as public authorities, ठीक है, as public servants, है ना। तो उन केसेस में उन ट्रांजेक्शन्स को सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं कहा जाएगा और सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं कहा जाएगा, इफ दोस ट्रांजेक्शंस आर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। तो कौन कौन से ट्रांजेक्शंस नोटिफाई किए हैं? सो नोटिफाइड एक्टिविटीज, उसमें फर्स्ट है एक्टिविटी इन रिलेशन टू अ फंक्शन एंट्रस्टेड टू अ पंचायत अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और म्यूनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल, रोड्स एंड ब्रिजेस, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, फायर सर्विसेज, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एटसेट्रा। तो ये जो सर्विसेज हैं इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये जो सर्विसेज है पंचायत म्यूनिसिपैलिटी किसको प्रोवाइड कर रही है? हमको। इनडायरेक्टली तो हमको प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ये सर्विसेज पंचायत म्यूनिसिपैलिटी को कौन प्रोवाइड कर रहा है? आउटसोर्स की है। तो जो कंपनी इनको सर्विस प्रोवाइड करेगी वो चार्ज करेगी कंसिडरेशन। तो उस कंसिडरेशन पे क्या टैक्स लगेगा? उन कंसिडरेशन पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस। ठीक है, इफ यू वांट टू डू बिजनेस like selling an alcohol or manufacturing the same, तो आपको क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो लाइसेंस आप गवर्नमेंट से लेंगे उसकी जो लाइसेंस फीस होगी उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव लिस्ट में मेंशन्ड है। फाइन। अब फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल 243, आर्टिकल 243W आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेगी कि उसमें कौन कौन सी सर्विसेज मेंशन्ड है। लेकिन आपको एग्जाम में सर्विसेज के नाम याद नहीं रखने। आपको एग्जाम में अगर कोई आता है ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जाम्पल, फॉलोइंग आर द सर्विसेज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 243W एंड 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट वेदर दिस ट्रांजेक्शंस आर टैक्सेबल और नॉट। तो आपको पता है कि आर्टिकल 243 एंड 243W एंड G के अंदर जो भी सर्विसेज दी गई है वो क्या है? सारी नेगेटिव लिस्ट में और उस पर जीएसटी नहीं लगता है। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज आर्टिकल 243 एंड आर्टिकल 243W। ठीक है, G एंड W। फाइन। आपको उसके अंदर जो लिस्ट है सर्विसेज की वो याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंपोजिट सप्लाई से।